नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मयंक सर एजुकेशनल हब में। मैं आज आपके सामने राजस्थान बोर्ड में 18 दिसंबर 2024 को अर्धवार्षिक परीक्षा अभी विज्ञान सब्जेक्ट की हुई है और चूंकि मेरे पास बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर आप जो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं वो भी कि जो पेपर था उस पेपर के बारे में कुछ एक वीडियो बनाइए और हमें बताइए। और कुछ बच्चे संशय में भी हैं, उस संशय की बात मैं एक बार आपको बाद में करूंगा कि बच्चे किस संशय में हैं। एक बार मैं आपको पहले जो पेपर आया उसके बारे में बता देता हूं। और जैसा मैं हमेशा ऑफलाइन क्लासेज में और ऑनलाइन क्लासेज में भी कहता हूं कि आप विश्वास रखिए, यदि आप इस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको ये वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आप विज्ञान में अच्छे नंबर लेकर के पास होंगे। हाँ, जहां से मैंने कहा है वहां से ही क्वेश्चन पुटअप भी हुए हैं। चाहे आपका भी यह जो आने वाला जो हुआ है एग्जाम 18 तारीख को, यह उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए, मैं ज्यादा समय खर्च नहीं करते हुए आपको उस पेपर की झलकियां दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार का पेपर आया है। और यह पेपर में हमने जो कहा है, अभी ऑनलाइन क्लासेज में हमारी कोर्स जो है हमारा वह पूरा नहीं हुआ है, विज्ञान का हो जाएगा कुछ समय में। ऑफलाइन क्लासेज में जरूर जो मेरे पास बच्चे ऑफलाइन क्लासेज पढ़ते हैं उनका मैं कोर्स समाप्त करवा चुका हूं और क्योंकि उनके पास कंप्लीट नोट्स बन चुके हैं तो वहां से वो ये एहसास कर पा रहे हैं कि पेपर जो है जो सर ने कहा है वहीं से आया है। और जो ऑनलाइन क्लासेज में जितने चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं वहां भी आप यह एहसास कर सकते हैं कि जो मैंने ऑनलाइन क्लासेस में जिन चैप्टरों को मैंने पढ़ाया है और जहां जहां से मैंने कहा है क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है वहां से क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है। तो चलिए, ज्यादा लंबा ना करते हुए हम शुरू करते हैं। ये जो पेपर आया है आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, पेपर का जो फर्स्ट पेज है वो आपको दिखाई दे रहा है। और पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा आप, पहले बात तो मैं आपको बता देता हूं, ये एक हाफ ईयरली एग्जाम है। वार्षिक एग्जाम में जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने जिस चैप्टर को जितने मार्क्स दिए हैं, यदि किसी भी चैप्टर को मान लीजिए 5 नंबर दिए हैं या किसी को 8 नंबर दिए हैं तो 8 नंबर 5 नंबर के हिसाब से ही क्वेश्चन आएंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि चैप्टर को नंबर दे रखे हैं 8 और क्वेश्चन मात्र 5 नंबर के ही आए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इस अर्धवार्षिक के एग्जाम में जरूर हुआ है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए। वार्षिक एग्जाम में जो पैटर्न गवर्नमेंट ने मॉडल पेपर रिलीज करके दिया था उसी के आधार पर आएगा। यह आपको बस ये दिखा रहा है कि आपकी तैयारी इस समय तक कितनी हो गई है। पेपर ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं ऐसी कि जिस पार्ट को जितने नंबर दिए गए थे उतने नंबर के क्वेश्चन वहां से पुटअप नहीं हुए या किसी एक ही पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो चीजें जो हैं आपको वार्षिक एग्जाम में सब देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पेपर जो है, मेन मुद्दा हमारा क्या है कि पेपर हमने वहीं से उठाया है जहां से हम बार बार कहते हैं कि पेपर यहां से उठता है। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है, पहले में क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो संख्या है वो 9 है। और पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वह आपको दे रखा है, आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पर, कि निम्न में से कौन एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। देखना, जिस बच्चे ने ढंग से पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि आहार श्रृंखला में एक जीव जो होता है वो अपने भोजन के लिए क्या होता है, दूसरे पर निर्भर होता है। अब आप जानते हैं, मैंने आपसे कहा था सिंपल सा, बस आपको इतना देख लेना है। आहार श्रृंखला का यदि एग्जांपल पूछे कि जो श्रृंखला दी गई है उसमें एक जो जीव है वह अपने पहले वाले जीव पर निर्भर है या नहीं। तो देखना, मैं यदि पहले की बात करूं तो घास, गेहूं और आम, यह एक आहार श्रृंखला का एग्जाम्पल नहीं हो सकता क्योंकि गेहूं घास पर निर्भर नहीं है और आम गेहूं पर निर्भर नहीं है। इसी प्रकार से यदि मैं सी ऑप्शन की बात करूं तो बकरी, गाय और हाथी, गाय कभी बकरी को नहीं खाती, हाथी कभी किसको नहीं खाता, गाय को नहीं खाता। तो आप इन चारों ऑप्शनों को देखेंगे तो बकरी घास खाती है और मानव बकरी यानी कि मांस सर्वाहारी, तो मांस भी खा लेता है, आप जानते ही है। तो यह क्या है, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, इसमें बी। आप लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। आपको यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, ऑफलाइन क्लासेस में मैंने पढ़ाया हुआ है, फिर भी
ऑनलाइन क्लास में जब अपन पढ़ेंगे तब जानेंगे, लेकिन अपन जानते हैं लघु पतन के समय दो घटनाएं होती हैं। लघु पतन के समय बच्चों कितनी घटना होती हैं? दो। और पहली जो घटना है आपके इस लघु पतन के समय जो होती है वह क्या होती है कि प्रतिरोध जो है वह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पहली बात तो आप ये जानिए लघु पतन हुआ क्यों। हम जानते हैं सामान्यतः एक तो आया 220 वोल्ट का वायर और एक कितने वोल्ट का है? 0 वोल्ट का। यह वायर आपके घरों में विद्युत धारा को लाने का काम करता है और यह अतिरिक्त धारा को वापस ले जाने का क्या करता है? कार्य करता है। जब कभी ये दोनों तार अकस्मात एक दूसरे के क्या जाते हैं? संपर्क में आ जाते हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या है? 220 वोल्टेज है, यहां क्या है? 0 वोल्टेज। तो अचानक से धारा क्या आएगी? बहुत ज्यादा आ जाएगी। और यानी कि 0 वोल्टेज का मतलब एक प्रकार से लगा सकते हैं यहां पर जो प्रतिरोध है वो एक प्रकार से शून्य हो गया है। अब जब प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा तो धारा बहुत अधिक मान की आएगी। तो पहला काम क्या हो रहा है? लघु पतन में प्रतिरोध क्या हो रहा है? कम हो जाता है। और आप जानते हैं बच्चों जब प्रतिरोध कम होगा, मैं आपको बता चुका हूं विद्युत धारा वाले चैप्टर में, जब प्रतिरोध कम होता है तो आप ये जानते हैं कि किसका मान बढ़ जाता है? विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। तो पहली घटना यही है। और दूसरी घटना क्या हो जाती है इसमें? किसमें? लघु पतन में अति भारण भी हो जाता है। अति भारण हो जाता है। तो लघु पतन के समय दो घटनाएं होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक तो होता है आपका प्रतिरोध कम हो जाता है और दूसरा होता है अति भारण हो जाता है। अब आप जानते हैं जब प्रतिरोध कम होगा तो धारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा कि विद्युत धारा बहुत अधिक बढ़ जाती है। तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है यहां पर, सॉरी सवाल जो दिया हुआ है आप उसमें देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से एक डायग्राम बना हुआ है, जिस डायग्राम में यह तो किसकी रेखा है? सॉरी दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की, और यहां पर आपको दिशा दे रखी है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई और किसकी दिशा हो गई? आपकी इलेक्ट्रॉन्स की दिशा हो गई। और यह आपसे कह रहा है कि बताइए इसमें जो बल है उस बल की दिशा बताइए। तो देखो आप जानते हैं कि जब भी क्या पूछी जाए, बल की दिशा पूछी जाए तो कौन सा नियम लगता है? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम का क्या किया जाता है बच्चों? उपयोग किया जाता है। और फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या कहता है कि अपने बाएं हाथ की तर्जनी, ये हमारी उंगली कौन सी होती है? तर्जनी। ये होती है आपकी मध्यमा और ये क्या होता है? अंगूठा। कि अपनी तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाइए कि वह तीनों क्या होने चाहिए? एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। तो क्या होगा? तो आपका यदि तर्जनी किस दिशा में हो बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और मध्यमा कौन सी दिशा में हो? धारा की दिशा में, तो आपका जो अंगूठा होता है वो किसकी दिशा को बताता है बच्चों? बल की दिशा को बताता है। अब हम बल की दिशा तो निकाल लेंगे, लेकिन समस्या ये है कि यहां पर आपको किसकी दिशा नहीं दी गई? धारा की। लेकिन यदि आपने ढंग से पढ़ा होगा और यदि आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़े हुए हैं, जो बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, जो वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करते हैं, आप वहां पर पाएंगे कि लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके इस अर्धवार्षिक एग्जाम में सीधे सीधे छपे हुए हैं। चाहे वो कैसे भी आए हों, चाहे वो खाली जगह के रूप में पूछ लिए गए हों, चाहे उसका तात्पर्य बदलकर पूछ लिया गया हो, लेकिन सीधे सीधे जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे वहां पर आपके टेलीग्राम पर छपे हुए हैं। और अभी टेलीग्राम पर हमारा जो सफर है वो पूरा हुआ नहीं है। अभी मैंने बहुत कम चैप्टरों के ही क्वेश्चन डाले हैं लगातार। और देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी अपने चैप्टर पढ़े ही नहीं, इन 5-6 चैप्टरों के क्वेश्चन डाले गए, उसमें भी आप पाओगे इतने सारे जो क्वेश्चन वो सीधे सीधे छप रहे। और लगभग 500 से ऊपर, हम लगभग 600 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। तो आप लगाइए, इतना कलेक्शन आपके पास हो जाएगा पढ़ने के लिए। आपको कहीं और जाने की, भटकने की जरूरत ही नहीं है। आपको मार्केट से कोई भी एक्स्ट्रा सामग्री लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे, लगभग 1000 से ऊपर मान लीजिएगा। यदि आप क्वेश्चन करते हैं टेलीग्राम पर उन छोटे छोटे क्वेश्चनों को, तो आप पाएंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। और बनेगा कहां से? ठीक है ना। तो अब मैं यहां पर एक धारा की दिशा की बात करूं तो अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में क्या होती है बच्चों? धारा। तो ये तो हो गई आपकी आई, ये क्या हो गई आपकी आई, ये इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। ये इलेक्ट्रॉन इधर है तो धारा इधर और चुंबकीय क्षेत्र इधर। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए चुंबकीय बल कहां होगा? तो बच्चों ये दिशा में, ये किसकी दिशा में आ गया? तर्जनी
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा किसकी दिशा में आ गई, धारा की दिशा में। तो आप देख पा रहे हैं कि अंगूठा जो है वह कहां जा रहा है, वह जा रहा है आपके अंदर की ओर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा बच्चों डी, कागज में भीतर की ओर जाते हुए। अगला यदि मैं बात करूं तो आप देख पा रहे हैं, आपसे पूछा गया कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित कौन करता है। देखो मैंने आपसे हमेशा से कहा है कि आप विज्ञान को रट नहीं सकते, और जिस बच्चे ने विज्ञान को रटा है ना वो इस पेपर में आकर के फंस गया है। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस बच्चे ने ढंग से समझा नहीं ना चीजों को, जिसने रटा हुआ है, वह बच्चा यहां आकर के फंस गया। अब क्योंकि आप देखो, अब जिस बच्चे ने रटा है वो यहां पर आकर फंस गया है। क्यों फंस गया है, क्योंकि आप चीजों को रट नहीं सकते। अब यहां पर कह रहा है आपसे, देखो धारा जो शक्ति जो है का फॉर्मूला निम्न में से नहीं हो सकता। हमने पढ़ा हुआ है P बराबर क्या बच्चों, VI। अब आप जानते हैं ओम के नियम से, मैंने कहा था पापा जी है हमारे किसके, इसे विद्युत धारा वाले चैप्टर में। तो हम जानते हैं कि B बराबर क्या होता है बच्चों, IR। तो एक बार तो आप B की जगह यहां रख दीजिए क्या, IR। तो क्या बन जाएगा, I²R। तो बताओ दूसरा फॉर्मूला बना नहीं बना। और तीसरा फॉर्मूला जो बनेगा, यदि मैं इस I की जगह क्या रख दूं, B/R रख दूं, तो P बराबर क्या जाएगा, B इंटू में B/R। आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों V²/R। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 फॉर्मूले हमें यहां प्राप्त हुए, किसके, शक्ति के। और वो आपसे कहा बताइए इनमें से कौन सा फॉर्मूला नहीं हो सकता। तो क्या फॉर्मूले में I²R है यानी यह हो सकता है। तीसरे ऑप्शन की बात करूं VI, तो आपने पढ़ाई है। और डी ऑप्शन क्या है, V²R, यानी ये तीनों फॉर्मूले हो सकते हैं। और कौन सा है जो नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी, IR²। यह क्या नहीं हो सकता, आपकी शक्ति का फॉर्मूला नहीं हो सकता। अब मेरे बच्चों अगला जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वह दिया हुआ है कि किसी गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। बताइए दर्पण और लेंस क्या होंगे। बहुत ही आसान तरीका है, जिसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है ना वो इस पेपर को आसानी से कर जाएगा। देखना कैसे, ये पूछ रहा है कि फोकस दूरी जो है ना वो -15 है। तो बताइए उत्तर क्या होगा, वो लेंस और दर्पण कैसी प्रकृति के होंगे। मैं आपके सामने चारों ही लेंस बना देता हूं यहां पर, और दोनों ही लेंस और दोनों ही दर्पण बना देता हूं। तो सुनना, यह तो हो गया बच्चों, यह तो है आपका उत्तल लेंस, और यह आपका कौन सा, अवतल लेंस। ठीक इसी प्रकार से यह हो गया आपका कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और यह कौन सा हो गया आपका बच्चों, उत्तल दर्पण। यह तो हो गया आपका उत्तल दर्पण, यह हो गया आपका अवतल लेंस, अवतल दर्पण। यह हो गया आपका उत्तल लेंस, और यह हो गया आपका अवतल लेंस। अब जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि फोकस दूरी माइनस में है। तो आप जानते हैं, मैं दर्पणों की बात करूं, दर्पण में जिधर क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, उधर क्या होती है उसकी फोकस बिंदु होता है, और फोकस बिंदु तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी। तो इसका जो अवतल दर्पण जो है इसका फोकस कहां होगा बच्चों, बाईं ओर। और बाईं ओर मापी गई दूरियां कैसी होती है, माइनस, यानी कि यहां क्या आ जाएगा, एफ किस में आ जाएगी, माइनस में। ठीक इसी प्रकार से यह आपका कौन सा है, अवतल लेंस, और ये कौन सा है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में आप जानते हैं प्रतिबिंब का निर्माण कहां होता है, लेंस के दाईं ओर। और जब लेंस के दाईं ओर होता है तो इसका एफ भी किधर होता है, मेनली मुख्य फोकस इधर ही होता है। मुख्य फोकस की बात कर रहा हूं मैं। और मुख्य फोकस जब इधर होता है तो दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। लेकिन आप जानते हैं, मैंने आपको प्रतिबिंबों का निर्माण करना सिखाया था। अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनते हैं, कार्तेशियन परिपाटी भी मैंने पढ़ाई थी आपको, वो कहां बनते हैं बच्चों, बाईं ओर। और बाईं ओर ही क्या होता है, इसका मुख्य फोकस होता है। प्रकाश किरणें मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत। और जब बाईं ओर इसका मुख्य फोकस होता है तो आप जानते हैं बाईं ओर मापी की दूरियां कैसी होती है, माइनस होती है। ग्राफ देख सकते हैं आप, बस जिसको ये पता है ना ग्राफ से तुलना करना जो सीख गया, और जिसके माइंड में छपा हुआ है कि चित्र कहां, मतलब
प्रतिबिंब कहां बन रहा है, जिधर प्रतिबिंब बनेगा उधर ही क्या होंगे, आपके मुख्य फोकस होंगे। तो वह ऑप्शन आसानी से कर जाएगा। आप देख पा रहे हैं अवतल लेंस के लिए भी F माइनस है, अवतल दर्पण के लिए भी F माइनस है, तो उसका उत्तर क्या होगा बच्चों, दोनों ही क्या है, अवतल। मैं यहां पर आपको केवल ऑब्जेक्टिव्स और जो ब्लैंकेट है ना उनका ही क्या बता रहा हूं, आंसर बता रहा हूं। उसके बाद तो जो हमारे जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान है। संकरण में आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई किसको निरूपित करता है। अभी जब हम पढ़ते हैं तो मैंने हमेशा ये कहा हुआ है कि यहां से क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में। जब भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है तो हमेशा से कहता हूं कि ये वाला जो विकल्प है ना, यहां से क्वेश्चन आता है, यानी कि ये जो जीन विकल्पियां दी गई हैं, चाहे वो कोई सी भी दी जाए, वहां से क्वेश्चन आता है। और मैं ये भी कहता हूं कि हमेशा घर में किसकी चलती है, बड़े आदमी के मुखिया की चलती है। तो बड़ा कौन है, कैपिटल आर है। यहां बड़ा कौन है, कैपिटल वाई है। कैपिटल आर का मतलब क्या होता है बच्चों, राउंड। राउंड का मतलब क्या होता है, गोल। और वाई का मतलब क्या होता है आपका, येलो। और येलो का मतलब क्या होता है, पीला। यानी कि जो आंसर होगा वो क्या जाएगा, गोल और पीला, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अब देखिएगा, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और जो ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, आप सभी को यह पता है कि जब हम हमारा चैप्टर भी यूट्यूब पर जय प्रक्रम में चल रहा है, और जय प्रक्रम में मैंने आपसे कहा भी है कि जो भाग बच्चों में बता रहा हूं ना वो इंपॉर्टेंट भाग हैं आपके, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट जो भाग हम पढ़ रहे हैं उसमें आपने पाया है कि आपने जो पाचन भाग, पाचन में मेनली काम कहां था, आमाशय में। तो आमाशय था आपके पाचन तंत्र का भाग। आपने श्वसन में पढ़े थे फेफड़े मेनली, तो फेफड़े किसके भाग हो गए, आपके श्वसन तंत्र के भाग। तीसरा आपने पढ़ा था, आप पढ़ेंगे ऑफलाइन बच्चे पढ़ चुके हैं, उसका कौन सा आपका परिसंचरण तंत्र, जिसमें मेन क्या है आपका हृदय। और चौथा आता है आपका उत्सर्जन तंत्र। और उत्सर्जन तंत्र जो होता है बच्चों, जिसमें मेन भाग कौन है, आपकी किडनियां यानी कि वृक्क। तो यह जो वृक्क हैं वो किसके भाग हो गए, आपके उत्सर्जन तंत्र के। अगला है ब्यूटेनॉन, एक चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह है। तो विद्यार्थियों ब्यूटेनॉन दिया हुआ है आपको, ब्यूटेनॉन। और नॉन का मतलब ही क्या होता है, पीछे नॉन जब दिख जाए तो नॉन किस में आता है, ने 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 ने, यानी कि कीटोन। ने को ने से मिला दीजिए, कीटोन आ जाएगा। तो नॉन कीटोन क्या हो गया, कीटोन। सिंपल सा है। अगला, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, पीएच संभवतः क्या होगा। इतना आसान क्वेश्चन है। आप जानते हैं कह रहा है कि विलयन लाल को नीला करता है। आप जानते हैं लाल को नीला कौन करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाल को नीला आपने पढ़ा हुआ है क्षालिनी, यानी क्षार क्या करता है, लाल को नीला। और क्षारों की जो पीएच होती है वो क्या होती है, 7 से ऊपर होती है। तो 7 से ऊपर तो एक ही ऑप्शन है क्या, 10। उत्तर क्या जाएगा हमारा, 10। अब मैं यदि चलूं खाली जगहों पर, रिक्त स्थान ब्लैंकेट जो दिए गए, फिल इन द ब्लैंक्स। सीएफसी जैसे रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है, जो कि सूर्य से आने वाली कौन सी किरणें आती है सूर्य से, यूवी, अल्ट्रावायलेट, यानी कि आपकी पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणें क्या है, इसका आंसर है किसी चुंबक के चारों ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबक के चारों ओर एक खाली जगह होता है। क्या होता है चुंबक के चारों ओर, चुंबकीय क्षेत्र होता है। जिस प्रकार से विद्युत के चारों ओर, आवेशों के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है, इसी प्रकार से चुंबक के चारों ओर क्या होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र में ही क्या होता है, चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है। तो उत्तर आ जाएगा, चुंबक के बल का क्या किया जाता है इसमें, संसूचन। तो उत्तर क्या है इसका, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अगला जो क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा का एसआई मात्रक हम जानते हैं। मैंने कहा है आपसे कि मात्रकों से क्वेश्चन आते हैं, और मात्रक क्या है आप जानते हैं बच्चों, मात्रक आ जाएगा इसका ए मतलब क्या बन गया आपका, एम्पियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का अवयवी वर्णों में विभाजन खाली जगह कहलाता है। हमने जब चैप्टर पढ़ा था मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, तो कहा था कि श्वेत प्रकाश जो होता है वह अपने अवयवी वर्णों में विभाजन को दर्शाता है। क्या कहलाती है बच्चों, घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है, या वर्ण परिक्षेपण भी कहते हैं अपन उसे। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। आप जानते हैं विद्यार्थियों, आर जो होता है वो होता है 2f,
याद कीजिए, हमने जब यह चैप्टर पढ़ा था तब हमने R बराबर 2F पढ़ा था, और मैंने आपसे वहां कहा था कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि F बराबर क्या बन गया यहां से R/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा क्या कहलाता है, फोकस दूरी, या फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी। इस खाली जगह में क्या आएगा आपका, आधी, यानी आधी होती है। मेंडल ने खाली जगह पौधों पर आनुवांशिकता का अध्ययन किया। यह वह क्वेश्चन है जो इस पेपर का सबसे सरल क्वेश्चन है, जो हम कक्षा 10 से पहले से ही सुनते आते हैं कि मेंडल एक वैज्ञानिक हुआ जिसने प्रयोग किया। प्रयोग किस पर किया, आपके मटर के पौधों पर। तो उत्तर क्या है, मटर के पौधे। और लाल रक्त कणिकाओं में वर्णक खाली जगह ऑक्सीजन परिवहन में सहायक होता है। लास्ट क्लास जो मैंने अभी यूट्यूब पर ली थी, उस लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मनुष्यों में श्वसन वर्णक पाया जाता है आरबीसी में, जिसका नाम होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों हीमोग्लोबिन। और यह हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से उच्च बंधुता रखता है, और उच्च बंधुता करके क्या करता है, ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है। तो इसमें क्या आता है आपका उत्तर, हीमोग्लोबिन। अगला जो है क्वेश्चन जो दिया हुआ है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है HCOOH। आपसे इसका पूछ रहा है बच्चों नामकरण। देखिएगा बहुत ही आसान है नाम लिखना, पढ़ेंगे अपन, लेकिन मैंने बताया भी हुआ है पहले। कार्बन कितना है बच्चों, 1। अब पहली बात तो ना बच्चे यहां ये पहचान नहीं पा रहे कि ये समूह कौन सा है। अरे भाई सिंपल सी कहानी है मेरे, सी के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ा हो और एक कौन जुड़ा हो, हाइड्रोजन, तो समूह कौन सा बन जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एल्डिहाइड। ठीक है। कीटोन यदि जुड़ा होगा, तो कीटोन जब जुड़ा होगा तो आप जानते हैं कि दोनों ओर क्या होंगे, कार्बन ही पाए जाएंगे। यानी कि मान लीजिएगा यदि समूह आपका कीटोन है ना, कोई बच्चे कह रहे हो सर कीटोन है ना, कीटोन होता है C+2। भैया मेरे मैंने कहा हुआ है कि कीटोन जब भी होगा तो कीटोन कब हो सकता है, कीटोन केवल एक ही शर्त में हो सकता है। कब, जब कीटोन के लिए शर्त बच्चों क्या है, कीटोन होता ही है, और कीटोन के लिए दोनों ओर ही क्या होंगे, आपके CC होंगे, यानी H नहीं हो सकता। यदि H हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो आपका एल्डिहाइड समूह बन जाएगा। और आप यहां देख पा रहे हैं यह समूह कौन सा है, ये रहा। और ये जो समूह है ना, ये कौन सा समूह बच्चों, एल्डिहाइड समूह है। कार्बोक्सिलिक तो होता नहीं, कार्बोक्सिलिक समूह कौन सा होता है आपका, ये वाला। और एल्कोहल समूह कौन सा होता है बच्चों, ये वाला। और 4 ही समूह दिए गए हैं आपको, तो कंफ्यूजन तो था ही नहीं यहां पर। एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं अपन, मैथ, सिंगल बंद इसलिए क्या बन गया, मैथेन। और एल्डिहाइड समूह के लिए क्या लगाते हैं, एल, तो नाम बन गया क्या, मैथेनेल। तो ये नाम बन गया इसका क्या, मैथेनेल। कमरे के ताप पर खाली जगह धातु द्रव अवस्था में होती है, कौन सी होती है प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हो, और उसका नाम क्या है आपका, पारा या मरकरी। ये तो वो धातु है जो सामान्यतः कमरे के ताप पर कैसे पाई जाती है, द्रव अवस्था में। लेकिन ब्रोमीन भी है, लेकिन मेरे बच्चों ब्रोमीन क्या है भैया, ब्रोमीन है भैया मेरे अधातु। ब्रोमीन क्या है, अधातु है, और ये क्या है आपकी धातु है। तो याद रखिएगा ये धातु और ये अधातुओं में अंतर है। बस यही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा ये नहीं पढ़ पाता, उसने सीधा सीधा याद किया हुआ है ब्रोमीन पारा। कुछ बच्चे दोनों ऑप्शन लिख देते हैं, कुछ बच्चा इसको लिख देते हैं, और जिनको अच्छे ढंग से पता है वो तो ये लिख के आएंगे। लेकिन भाई मेरे याद रखो ये धातु है और ये क्या भैया, अधातु है। ठीक है ना। अब अपच को उपचार करने के लिए खाली जगह औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच के उपचार में आप जानते हैं एसिडिटी हो गई है, और एसिडिटी होने पर भैया क्या होगा रे, एंटीसिड। क्या होगी, एंटीसिड औषधि का क्या करेगा, उपयोग करेगा। तो किसका उपयोग होगा, एंटीसिड औषधियों का उपयोग किया जाता है। तो अपच के उपचार करने के लिए एंटीसिड औषधि का उपयोग करते हैं। अब कुछ कह रहे होंगे सर मैंने मान लीजिएगा यदि ये लिख दिया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो भैया कोई दिक्कत नहीं, ये भी तो क्या है आपकी एंटीसिड ही तो है। ठीक है ना। अब देखो एक एक पंक्ति के जो क्वेश्चन आए ना वो कितने सरल हैं आपके। जैविक आवर्धन क्या है, जानते हैं जैविक आवर्धन क्या होता है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर लगातार क्या होता है, रसायनों की मात्रा में वृद्धि होती है। अजैव, अगला क्वेश्चन है
अजैव निम्नीकरणीय कचरे से उत्पन्न होने वाली एक समस्या का नाम लिखिए। आप जानते हैं लगातार अजैव निम्नीकरणीय समस्याएं क्या कर रही हैं? पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न कर रही हैं। इनका विघटन आसानी से नहीं होता। आरोपित बल कब अधिकतम होगा? किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? जब धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? लंबवत होती है। ठीक है ना, मैंने पढ़ाया हुआ है और ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे घबराए नहीं, वो भी पढ़ेंगे। ऑफलाइन वाले ये जानते हैं कि जो दिशा है, सॉरी बल जो है वो अधिकतम कब होता है? जब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों? लंबवत होते हैं। किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। यह जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन हमारी बुक से ही पूछा गया है। यह जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी बुक से पूछा गया है। यह कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक समान है और निरूपित करने का क्या बनाइए आप? आरेख बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें बना के आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों छड़ चुंबक को। अरे भैया तुम छड़ चुंबक कैसे बना दोगे रे? छड़ चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं होता। ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल की जो प्रबलता है वह क्या होता है? बहुत अधिक पाया जाता है। किस पर? ध्रुवों पर। तो ध्रुवों पर तो बहुत अधिक है वो, और जगह पर क्या है? कम है। जो ध्रुव होते हैं चुंबक के, उन पर जो शक्ति होती है चुंबक की वो बहुत ज्यादा होती है और भागों की तुलना में, तो वो तो एक समान है ही नहीं। सिंपल सी कहानी है, एक समान क्या होती है? समांतर रेखाएं होती है। समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो भी समान है और प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है? ये समान होती है। तो आप इस प्रकार से तो बना के आनी है आपको, तो बस आप इस प्रकार से समांतर रेखाएं खींच आते और इसमें क्या होता? आपका उत्तर सही था, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? एक समान होगा। विद्युत सेल का प्रतीक क्या होता है? अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, और आप जानते हैं मैंने बताया हुआ है आपको, एक बड़े मियाँ और एक छोटे मियाँ क्या होते हैं? प्रतीक है। और ये टेलीग्राम पर भी मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, और ये जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी कहा था आपसे कि विद्युत परिपथ आरेख जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वहां से आता है। तो देखिए आया हुआ है विद्युत सेल वाला। विद्युत आवेश का मात्रक पूछा है, बताओ कितना सरल क्वेश्चन है। विद्युत आवेश का मात्रक जानते हो आप? कूलाम होता है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। मानव में लिंग निर्धारण का अपन चित्र बना सकते हैं। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं या अन्य पदार्थों को ऑक्सीकरण करते हैं। अम्ल, अगला क्वेश्चन है, जब कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है बच्चों? कौन सी गैस निकलती है? आप जानते हो हाइड्रोजन गैस निकलती है, फटफट पॉप साउंड। शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, पढ़ा हुआ है अपन ने, कहा भी था कि ये पीएच मान पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके खंडवय से पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपन जानते हैं कि पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दही और अन्य खट्टे पदार्थ धातुओं से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो विषैला पदार्थ हमारे लिए क्या होता है? हानिकारक होता है, इसलिए नहीं रखना चाहिए। रासायनिक गुणधर्म, ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों ने गलतियां की हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बच्चों ने ढंग से पढ़ा नहीं है और बच्चे जो गलती कर करके आए हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में भेद कीजिए। बच्चों देखो, आप क्वेश्चन को तो ढंग से पढ़ना सीखें। आप क्या करते हैं, आपने चीजों को ढंग से नहीं पढ़ा और आप बस लिखते जा रहे हैं। आप क्या करते हैं, आप आगे का रासायनिक गुणधर्म तो छोड़ देते, बस आप ये पढ़ते हैं कि धातुओं और अधातुओं भैया अंतर आ गया और मौज हो गई भाई, ये तो हम पे आता है रे, है ना। धातु और धातु में अंतर तो इतना सरल है भैया, ये तुम पे आता है। तमने होती है, आघातवर्ती होती है, चमकीली होती है, और सब चीजों को लिखे आते हैं, है ना। जितना भी होता है वो सब कुछ लिखाते हैं। लेकिन भाई मेरे पहले क्वेश्चन तो पढ़ो ढंग से। क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर बताओ भाई। तो भैया रासायनिक गुणधर्म क्या है? आपने क्रियाएं तो पढ़ी है रासायनिक इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में जो आपने क्रियाएं पढ़ी हुई है रासायनिक। और क्या पढ़ी है आपने? आपने धातुओं का दहन पढ़ा था, और धातुओं के दहन में आपने पढ़ा कि क्या बनाते हैं? धातुओं के ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। बोलो पढ़ा नहीं पढ़ा? ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से अधातुओं भी क्या बनाती है बच्चों? अधातुओं के ऑक्साइड बनाती हैं। कब? जब इनकी अभिक्रिया किससे करवाई जाती है? ऑक्सीजन से करवाई जाती है। ठीक है ना। तो इसे करवाने पर क्या प्राप्त होते हैं? दोनों
ही क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। उसके बाद आपने पढ़ी हुई है किसकी अभिक्रिया, धातुओं की अभिक्रिया पढ़ी हुई है आपने, जल से क्रिया करती हैं, यह जल से क्रिया नहीं करती। बोलो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। फिर आपने पढ़ा धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय, इसलिए वो किससे क्रिया करते हैं, अम्ल से क्रिया करते हैं। ये किससे क्रिया करते हैं, क्षार से क्रिया करते हैं। तो अब ऐसे ये क्या है, इसके रासायनिक गुणधर्म में आप इस प्रकार से लिख के आ सकते थे और ये आपका उत्तर हो जाता, ठीक है ना। और भी एक आध दो अपन लिख देते जो आगे अपन पढ़े हुए, लेकिन आपने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। धातु अम्ल से क्रिया करते हैं आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अधातुओं के ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड है, याद रखना, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड क्रिया करता किससे, क्षार से, पढ़ चुके हैं, लवण और जल देगा। तो आसान से था ना हमारे लिए, लेकिन आपने पढ़ा नहीं हो इसलिए आपका जल्दबाजी में गलती क्रिया है। कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि कार्बनिक जो यौगिक होते हैं इनमें, इनको जलाने पर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है, इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण इनका उपयोग किया जाता है। यानी मेनली क्या है, मेनली तो ये है कि जलाने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश की क्या होती है, प्राप्ति होती है। दीर्घकार का नामांकित चित्र हमने पढ़ा हुआ है जंतुओं में, जब जन्म वाला चैप्टर हमने पढ़ा था। द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर भी मैंने आपको समझाया हुआ है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मैं पेपर बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन जो पेपर कितना सरल है। 400 वाट अनुमत वाला एक यूनिट वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, यही क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको 400 वाट वाला, जो देखो आया हुआ है एग्जाम में। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर, अभिक्रियाओं के समीकरण, और अथवा क्वेश्चन दिया हुआ ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी। इसी प्रकार से 21वां जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, वसा में पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहां होता है, भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है। भोजन के पाचन में लार की भूमिका तो मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाई भी आपको। ये सारे क्वेश्चन जो है बच्चों हम पढ़ चुके हैं। इसका अथवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। जस्ट जो लास्ट क्लास रही है उसमें ही मैंने इसको पढ़ाया था। और श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है, आप जानते हैं, ठीक है ना। कि अगले क्वेश्चन की बात करूं, पादप हार्मोन, पादप हार्मोन क्या है, किसी सारे के चारों एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक है। अभी मैं इस चैप्टर को यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, लेकिन ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं। इसका अथवा भी सरलता, आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है, या एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है, शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है। किसी लेंस की एक डायोप्टर की परिभाषा पढ़ी हुई है हमने, एक डायोप्टर की परिभाषा, फोकस बिंदु की परिभाषा। इसका अथवा भी क्वेश्चन पूछा गया है, किसी कार के अग्रदीप में किसका उपयोग करते हैं, अपन जानते हैं हेडलाइट में। अवतल दर्पण का क्यों, प्रकाश किरणों को समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। सौर भट्टी में किसका, वही अवतल दर्पण, क्यों, क्योंकि सौर भट्टी के लिए आवश्यक पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, जिसके कारण इनमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रकाश एक बिंदु पर इकट्ठा होगा और सौर भट्टी को चलने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा मिल जाएगी। आप लिख सकते हैं आसानी से। उस उत्तल दर्पण को, सॉरी उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। बिंब का सीधा और आवर्धित मतलब बड़ा, सीधा यानी कि आपने केवल एक ही दर्पण पड़ा हुआ है, वो कौन सा था, अवतल, छठवीं कंडीशन में, जहां पर आपने सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब पड़ा हुआ है। तो ये आपका अर्धवार्षिक एग्जाम था बच्चों, जो आपके राजस्थान में हुआ था। और ये सभी बोर्डों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो यहां से, क्योंकि एनसीईआरटी क्लासेज ही, एनसीईआरटी की किताबें ही हमारी चल रही हैं, तो यहां से कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आपके वार्षिक एग्जाम में दोबारा रिपीट कर दिए जाए। इसलिए एक बार जो जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उनको एक बार दोबारा घर जाकर के रिवाइज कीजिएगा, और ये पेपर आपको आना चाहिए पूरा, क्योंकि एक आध बहुत सारे इसमें क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके वार्षिक एग्जाम में दोबारा से रिपीट करने लायक हैं। अब मैं बात करता हूं उस चीज की जो मैंने आपसे वीडियो में शुरुआत में कहा था कि बच्चे ने ये तो कहा ही है मुझसे कि सर आप इसको एक बार थोड़ा समझाइए कि क्या गलतियां हुई हैं हमसे। लेकिन एक संशय और है बच्चों के मन में, क्योंकि अभी जो राजस्थान बोर्ड में जो अर्धवार्षिक एग्जाम चल रहे हैं वहां पर क्या है कि गैप प्रणाली जो है, यानी अवकाश नहीं दिए गए, हॉलीडेज नहीं है,
पेपरों के बीच में। अब ये पेपरों के बीच में हॉलीडे नहीं है तो बच्चे जो कह रहे हैं, बच्चों के मन में सवाल है कि सर हम इतनी ढंग से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम देने के लिए सब्जेक्ट्स की, इसलिए हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। मैं यहां पर देखो प्रत्येक चीज के क्या है, मैं आपको यहां पर पढ़ाई की स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, इस स्ट्रेटजी के बारे में तो अपन अगली किसी क्लास में वीडियो में स्पेशल से एक पार्ट बनाएंगे और तब उसमें अपन पढ़ाई के प्लान क्या होना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। परंतु यहां पर मैं आपको एक अपना थॉट्स जो है वह आपको जरूर शो करना चाहता हूं। और वो मेरा विचार ये है कि देखो यह बात, प्रत्येक चीज के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव भी होता है, एक पॉजिटिव भी होता है। यदि आप इसको इस प्रकार से देखेंगे, यदि मैं कहूंगा एक प्रकार से बहाना बनाना, तो बहाना बनाने के लिए तो बहुत अच्छा विकल्प है ये कि आप ये कह दीजिए कि सर गैप प्रणाली अवकाश नहीं दिए गए, गवर्नमेंट द्वारा हॉलीडे नहीं है, इसलिए हमारे जो एग्जाम्स है ना वो सही नहीं है। लेकिन क्या हम केवल दिसंबर के महीने में ही टीचरों ने पढ़ाना प्रारंभ किया और टीचरों ने केवल मात्र दिसंबर के महीने में ही पढ़ा करके क्या कोर्स करवा दिया? नहीं, टीचर तो जब से हमारे स्कूल खुलते हैं तभी से ही कोर्स करना प्रारंभ करते हैं और तभी से लगातार पढ़ाते हैं। कमियां हमारे अंदर हैं कि हमने टीचरों के साथ साथ नहीं पढ़ा। प्रत्येक टीचर, मैं भी पढ़ाता हूं बहुत जगह ऑफलाइनों में, और भी मेरे साथी जो साइंस पढ़ाते हैं और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो सभी टीचर्स हमेशा से यही बात कहते हैं, बच्चों साथ के साथ पढ़ना है। लेकिन हमारी ये विडंबना है कि हम साथ के साथ जो है कभी पढ़ते ही नहीं। टीचर ने जितना पढ़ाया यदि हम उसे लगातार घर जाकर के रिपीट करने लग जाएं तो ऐसा कभी सिचुएशन पड़ेगी ही नहीं कि हमें इस प्रकार की कंडीशन में फंसना पड़े। हमने अपने आप को खुद ने इस परिस्थिति में फंसाया हुआ है। आप अपने आप की तैयारी उस प्रकार से रखिए कि कोई भी आपका टाइम टेबल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित कर दिया जाए, आपकी तैयारी उस टाइम टेबल में सुटेबल बैठनी चाहिए। मान लीजिएगा यदि ऐसा ही वार्षिक एग्जाम हो जाता तब हम क्या करते, तब हम क्या बहाना लगाते? तो मेरा आपसे कहने का बस इतना ही तात्पर्य है कि बहानेबाजियों को छोड़िए और अब पढ़ाई के लिए अपनी कमर को कस लीजिए, टारगेट बना लीजिए किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, क्या प्लान होने चाहिए इन्हें 2-2.5 महीने में, किस प्रकार से हम अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से और अच्छे लेवल पर लेके जाएं, इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन यहां तक मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप की ही ज्यादातर इसमें गलती रही है और उसका रीजन सिर्फ इतना रहा है कि आपने टीचरों के साथ पढ़ाई नहीं की। अभी भी कुछ गया नहीं है। यदि हम अभी से ढंग से अपनी कमर कसें तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अच्छी परसेंटों के साथ पास भी हो जाएंगे। लेकिन जो आप जिस पॉइंट पर मेरे विचार चाहते थे उस पर मेरा विचार साफ है कि आप केवल इस बात से नहीं कह सकते कि जो टाइम टेबल है उसमें छुट्टियां नहीं दी गई हैं और छुट्टियां ना दी जाने के कारण सर हमारे पेपर अच्छे नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। इसमें बच्चों गलती हमारी ही है कि हमने संघ के साथ पढ़ा नहीं, क्योंकि यदि हम साथ के साथ पढ़ते तो 6 महीने के अंतराल में इतना तो हम कर ही लेते, इतना पढ़ सकते थे, इतना पढ़ चुके होते कि हमें दिक्कत नहीं आती। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ये था आपकी क्लास में पेपर का सॉल्यूशन और किस प्रकार जो आप मेरे विचार चाहते थे वो विचार भी दिए। अगली क्लास में एक वीडियो में जरूर लेके आऊंगा आपके लिए जहां पर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारी अब 2-2.5 महीने की प्लानिंग होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।